गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक हो? पक्का? क्या मस्त बीमार होते हैं हमने, एक दिन में ठीक हो जाते हैं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। एक नया टॉपिक। गाइस, हमने कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स सारे डिस्कस किए और बेसिक यानी एलिमेंट पे भी पूरा डिस्कशन कंप्लीट कर लिया है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो मेनली तीन एलिमेंट पे बेस्ड है हमारा पूरा कॉस्टिंग: मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इंडिविजुअली तीनों पे हम बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं। अकाउंटिंग, जब अकाउंटिंग की बात हो रही है तो अकाउंटिंग यानी हमें कोई प्रोसीजर, मेथड, टेक्निक चाहिए अकाउंटिंग की। और कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा पार्ट है जो किसी के लिए भी यूनिफॉर्मली एक ही तरीके से एप्लीकेबल होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वेराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वेराइटी ऑफ अंडरटेकिंग्स होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो सिर्फ एक कंटिन्यूस फ्लो में प्रोडक्शन प्रोसेस फॉलो करते हैं, कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो फेजेस में प्रोडक्शन करते हैं। सर्विस सेक्टर्स जो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, होटल्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रेवलिंग एजेंसीज। कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस और बड़े कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, छोटे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन जैसे जॉब वर्क करने वाले, प्रिंटिंग जॉब, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, इस तरह के काम करने वाले। ऐसे अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उन सभी के लिए जो अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है वो डिफरेंट है। तो यहाँ हमारे पास आते हैं जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, जिसमें हमने बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स की बात की थी: यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग। हमने बहुत तरह की कॉस्टिंग मेथड्स की बात की थी, प्रोसेस कॉस्टिंग। ये सारे कॉस्टिंग मेथड्स हैं, ये सारे कॉस्टिंग मेथड्स इंडिविजुअल मेथड्स हैं। उन्हीं में से एक कॉस्टिंग मेथड जिसे हम आज डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहाँ काम में आता है? तो नाम से ही थोड़ा बहुत आइडिया हमें मिल रहा है, ये कॉस्टिंग मेथड वहां काम में आता है जहां प्रोडक्शन प्रोसेसेस के थ्रू पास ऑन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। शुगर, करेक्ट, शुगर केन से शुगर बनाने का ये मैन्युफैक्चरिंग ही है, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में होती है। पहला प्रोसेस लिया जहां शुगर केन से लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया, वो उस डिपार्टमेंट, इन शॉर्ट यूं कहें कि पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल स्मॉल डिपार्टमेंट्स में या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड रहता है। हर डिपार्टमेंट अपने आप में या तो एक कॉस्ट सेंटर होता है या प्रॉफिट सेंटर होता है। हर डिपार्टमेंट अपना काम कंप्लीट करता है और अपना काम कंप्लीट करके अपना आउटपुट अगले डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर देता है, जिस पे नेक्स्ट डिपार्टमेंट उसके आउटपुट को इनपुट की तरह लेता है और उस पे अपना काम कंप्लीट करता है। हर डिपार्टमेंट अपना काम कंप्लीट करने के लिए मटेरियल यूज करेगा, लेबर यूज करेगा, ओवरहेड्स यूज करेगा, आउटपुट मिलेगा, आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को, नेक्स्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से पास ऑन होने के बाद हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के रेडी होता है, जो फाइनली वेयर हाउस को या फिनिश गुड्स डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां से वो सेल हो जाता है आउटसाइड कस्टमर्स को। जैसे शुगर केन से हमने लिक्विड एक्सट्रैक्ट किया और वो लिक्विड हमने रिफाइनिंग प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया, जहां उस लिक्विड को रिफाइन किया गया और उससे इम्प्योरिटीज अलग की गई। फिर प्योर लिक्विड फॉर्म
नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर हो गया जहां उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट किया गया और शुगर बनी। तो 3 डिपार्टमेंट अपना अपना काम कर रहे हैं। पहला डिपार्टमेंट शुगर केन इनपुट की तरह यूज कर रहा है और आउटपुट में लिक्विड दे रहा है। सेकेंड डिपार्टमेंट उस लिक्विड को इनपुट की तरह यूज कर रहा है और उससे फ्रेश रिफाइंड लिक्विड आगे ट्रांसफर कर रहा है। नेक्स्ट प्रोसेस उस फ्रेश लिक्विड को यूज कर रहा है और उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट कर रहा है। इस तरह से ये इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहां पे जो कॉस्टिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जो कॉस्टिंग मेथड यूज किया जाता है, उस मेथड को प्रोसेस कॉस्टिंग बोलते हैं। हमें समझना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि हम किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सा मेथड यूज करेंगे जो उसके लिए सबसे सूटेबल हो। जैसे मेडिसिन हो गया, मेडिसिन में हम प्रोसेस कॉस्टिंग भी यूज कर सकते हैं, हम बैच कॉस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। उसी तरह से आपके पास ऑयल रिफाइनिंग का हो गया, ऑयल रिफाइनिंग में हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, जहां क्रूड ऑयल प्रोसेस में जाता है, फिर वो रिफाइन होके वहां से अलग अलग प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, जहां से वो अलग होते हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, केरोसिन। फिर वो फर्दर अपने अपने इंडिविजुअल प्रोसेसेस में जाके रिफाइन होते हैं और सेलेबल कंडीशन में आते हैं। वहां भी हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करते हैं, जिसका एडवांस पार्ट है जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। उस कॉन्सेप्ट को लेके आते हैं। तो यहाँ प्रोसेस कॉस्टिंग काम में आएगा। तो प्रोसेस कॉस्टिंग काम कैसे कर रहा है, अकाउंटिंग पे आएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यूं समझें कि प्रोसेस कॉस्टिंग काम कैसे कर रहा है। कैसे काम कर रहा है प्रोसेस कॉस्टिंग? तो सर यहाँ हमारे पास कितने तरह की सिचुएशंस यहाँ बन सकती है, उन सारी सिचुएशंस को पहले अंडरस्टैंड करते हैं और फिर उसके अकाउंटिंग प्रोसेस पे चलेंगे। जैसे हमारे पास पहला P1 है, देन P2 है, देन फिनिश गुड्स है। मेरा मन है एक और डिपार्टमेंट बनाने का। यहाँ P1 में इनपुट अंदर गया, इनपुट यानी रॉ मटेरियल। उस रॉ मटेरियल के साथ P1 में इस डिपार्टमेंट ने वेजेस और ओवरहेड्स इनकट किए, अपना काम कंप्लीट किया, उस इनपुट के साथ प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट को इनपुट की फॉर्म में P2 को ट्रांसफर कर दिया। P1 का आउटपुट P2 में जा रहा है इनपुट बन के। P2 के लिए ये इनपुट इज सॉर्ट ऑफ रॉ मटेरियल जिस पे ये अपना प्रोसेसिंग करेगा। इसकी प्रोसेसिंग में ये डिपार्टमेंट फर्दर रॉ मटेरियल यूज कर सकता है जो इसको जरूरत हो, एडिशनल मटेरियल, वेजेस एंड आउटपुट इनपुट की फॉर्म P3 में गया। देन फर्दर सेम चीज हुआ, P3 ने रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड इनकट किया और ये फिनिश गुड्स को, और फिनिश गुड्स में यहाँ पे ओवरहेड्स इनकर्ड होंगे, सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और फिर फाइनली यहां से वो प्रोडक्ट सेल कर दिया जाए। ये एक सिंपल प्रोसेस है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कॉस्ट लेके आता हूं, यहाँ 100 रुपीज का इनपुट गया और 30 रुपीज का मटेरियल वेजेस एंड ओवरहेड इनकर्ड हुआ। द कॉस्ट ऑफ आउटपुट कम्स एट 130। सेकेंड प्रोसेस ने 40 रुपीज का ओवरहेड्स, रॉ मटेरियल, वेजेस एक्सेट्रा इनकर्ड किया। इसके आउटपुट का कॉस्ट हो गया 170। सपोज ये सारे डिपार्टमेंट कॉस्ट सेंटर है। कॉस्ट सेंटर मतलब, कॉस्ट सेंटर मतलब इनका मेन कंसंट्रेशन कॉस्ट पे है। इनका, इन डिपार्टमेंट का एनालिसिस, असेसमेंट इनकी कॉस्ट के बेसिस पे होता है और इनका ऑब्जेक्ट अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना होता है
और ये डिपार्टमेंट अपना आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे ही ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे इसके पास इनपुट आएगा किस रेट पे, 170 पे। से इसने 30 रुपीज खर्चा किया, इसका आउटपुट का कॉस्ट हो गया 200। इसने इसमें 20 रुपीज ओवरहेड और 30 रुपीज का प्रॉफिट, या इसका टोटल 50 रुपीज का प्रॉफिट ऐड करके 270 रुपीज में सेल कर दिया। एवरी डिपार्टमेंट इज फोकसिंग ऑन देयर कॉस्ट ओनली, every department is transferring their output to another next process as input at cost only, और ये कॉस्ट पे फोकस करेंगे और कॉस्ट पे ही इन डिपार्टमेंट का असेसमेंट होगा। प्रॉफिट अल्टीमेटली कहां जनरेट होगा, फिनिश प्रोडक्ट में प्रॉफिट अल्टीमेटली जनरेट होगा। फिनिश प्रोडक्ट में जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है उस प्रॉफिट में सभी डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट सारा का सारा फिनिश गुड्स में जनरेट होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस। अब इस नॉर्मल प्रोसेस में एक एडिशन लाते हैं। हम यहां ये मान के चल रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट जब फिनिश्ड होगा तभी मार्केट में सेल होने जाएगा, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जो इंटरमीडिएटरी स्टेज पे भी डिमांड रखते हैं या सेल हो सकते हैं। एक एग्जांपल बनाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए ये एक फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहां फर्स्ट प्रोसेस में वुड आती है इनपुट की फॉर्म में, और वहां से उस वुड को छिल के कट के उसको फर्नीचर की शेप के लिए तैयार किया जाता है, यानी प्लेट्स बना के पिलर्स टाइप में उसको कट कर दिया जाता है, और कट करके उसे प्रोसेस 2 में भेजा जाता है। प्रोसेस 2 उन वुड से फर्नीचर बनाता है, लेकिन वो फर्नीचर रॉ फर्नीचर होता है, और फिर वो रॉ फर्नीचर जाता है प्रोसेस 3 में, जहां पे उस पे एक्सेसरीज लगती हैं, लाइक प्लाई लगना, उस पे कुशन लगना, चेयर्स हैं तो उन पे व्हील्स लगना, इस तरह का एक्सेसरीज वहां फिट होता है, और फिर वो फिनिश गुड्स को जाके सेल होती है। हमें एक ऑर्डर मिलता है से गवर्नमेंट स्कूल से या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कि हमें वो कुशंस और वो एक्सेसरीज नहीं चाहिए, हमें वो रॉ फर्नीचर चाहिए, नॉर्मल टेबल्स एंड चेयर्स चाहिए जिन पे हमें कोई प्लाईज और कुछ भी ऐसा नहीं चाहिए पॉलिश के साथ। तो प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो मार्केट में डिमांड रख रहा है और सेलेबल कंडीशन में है, तो हम उस प्रोसेस 2 के आउटपुट को भी मार्केट में सेल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू उस प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड हो। ऑब्वियसली डिमांड है, तो उस केस में क्या होगा, प्रोसेस 2 का जो आउटपुट है वो पूरा आउटपुट प्रोसेस 3 को इनपुट की फॉर्म में नहीं जाएगा, उस पार्ट यहीं से फिनिश गुड्स में या वेयरहाउस में चला जाएगा और सेल हो जाएगा। ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस कम होगी, ऑब्वियसली प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, लेकिन इंटरमीडिएट प्रोसेस में भी, इंटरमीडिएट प्रोसेस के आउटपुट की भी यदि मार्केट डिमांड अवेलेबल है और यदि हमें लगता है कि इट इज प्रॉफिटेबल टू सेल दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट दिस स्टेज, तो हम वहां भी सेल कर सकते हैं। क्या चेक करोगे यार, प्रोसेस 3 में जाता था, वहां एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता था और फिर सेल होता था, लेकिन यदि प्रोसेस 2 में ही सेल हो रहा है तो हो सकता है सेलिंग प्राइस तो कम होगी, लेकिन हो सकता है मार्जिन कंपैरेटिवली ज्यादा आए, ये भी हो सकता है। तो क्यों ना सेल कर दिया जाए। कितना सेल करेंगे, टोटली डिपेंड ऑन डिमांड। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, इसका एडवांस अकाउंटिंग में एक चैप्टर आता है, कॉस्टिंग में भी है, ट्रांसफर प्राइसिंग, नेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग। यहां तो हमने प्रोसेस की बात की है, वहां भी कुछ ऐसा ही रहता है कि इंडिया में कई यूनिट चल रही है इंटरनेशनल कंपनीज की, एंड व्हाट दे आर डूइंग, they are purchasing their raw material
from their parent company. But actually they are not purchasing raw material from their parent company. They are transferring raw material from the parent company. परचेज करते तो परचेज कॉस्ट आता, जिसमें सामने वाला ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट बनाता. ट्रांसफर ले रहे हो, कॉस्ट पे आ रहा है, तो वहां पे कॉस्ट पे ट्रांसफर, अरे नहीं चलेगा, ये आप इनडायरेक्टली टैक्स बचा रहे हो. स्टॉक ट्रांसफर करके टैक्स बचा रहे हो, जबकि एक्चुअली ये ट्रांसफर नहीं है, ये सेल होना चाहिए, तो गवर्नमेंट का टैक्स कहाँ गया. तो उस केस में आर्म लेंथ ट्रांसफर प्राइसिंग की, ट्रांसफर किस प्राइस पे किया जाए एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट. फिर डिपार्टमेंट के बीच में कंट्रोवर्सीज, क्लैशेस. किस तरह के क्लैशेस. P1 P2 दो डिपार्टमेंट, और ये प्रॉफिट सेंटर है जिनका असेसमेंट प्रॉफिट के बेसिस पे होता है. इनके मैनेजर को जो इंसेंटिव मिलने वाला है, या इनके मैनेजर का जो रेटिंग बढ़ने वाला है, या उनका जो ऑर्गेनाइजेशन में वायबिलिटी है, असेसमेंट है, वो उनके प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे होगा. तो P1 P2 को अपना प्रोडक्ट कॉस्ट पे ट्रांसफर, बोले यार मेरा प्रोडक्ट 130 रुपए का मेरा कॉस्ट आ रहा है, मार्केट में 160 रुपए में बिकता है, मैं तो बेचूंगा, मैं तो मार्केट में बेचूंगा. P2 बोलता है भाई मैं मार्केट से खरीदूं, फिर बोला हाँ तुमको इनपुट चाहिए तो मार्केट से खरीदो, मैं तो मार्केट में बेचूंगा. देन एज अ होल ऑर्गेनाइजेशन आता है, भाई क्या कर रहे हो आपस में ही, तुम मार्केट में बेच रहे हो, तुम मार्केट से खरीद रहे हो, तुम्हें बेचने का सेलिंग एक्सपेंस करना पड़ेगा, इसको खरीदने का ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, इधर ही ट्रांसफर कर लो ना. बोले नहीं मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाए. ऐसे सारी सिचुएशंस अराइज होंगी जहां हम एक चैप्टर पढ़ते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग. लेकिन वापस प्रोसेस पे आता हूं. तो प्रोसेस पे अभी तक हमने दो तरह की बात की. पहला सिंपल प्रोसेस, जहां हर प्रोसेस का आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को कॉस्ट पे ट्रांसफर होता है एज इनपुट, और फाइनली फिनिश गुड्स में जाके वो सेल होता है. नंबर 2, जहां इंटरमीडिएटरी प्रोसेस में भी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसके आउटपुट का मार्केट अवेलेबल है, तो हम वहां भी उसको सेल कर सकते हैं. लेकिन हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग का काम वेयर हाउस से ही करेंगे, डिपार्टमेंट से सेल नहीं करेंगे. प्रॉफिट कहां दिखाएंगे, वेयर हाउस में या फिनिश गुड्स में ही दिखाएंगे, ताकि एक ही जगह प्रॉफिट एक्यूमुलेट रहे, प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्रीज ना डालनी पड़े. ये दो तरह के प्रोसेस हो गए. तीसरा तीसरा ये है कि P1 ने जितना भी आउटपुट बनाया वो सारा P2 को ट्रांसफर होगा. नहीं सर, P2 कितना लेगा ये P2 की डिमांड पे डिपेंड करता है ना. तो P2 बताएगा P1 को कि इतना भेज दो मुझे और प्रोसेस करना है, P2 को P3 बताएगा इतना भेज दो और प्रोसेस करना है. इसका मतलब हर प्रोसेस में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है वो सारा प्रोडक्शन नेक्स्ट प्रोसेस को सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे ट्रांसफर हो जाए, ये जरूरी नहीं. वहां क्या बच सकता है, स्टॉक बच सकता है. तो P1 में भी ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, P2 में भी हो सकता है. और जब स्टॉक आ गया तो वैल्यूएशन की प्रॉब्लम आएगी कि स्टॉक को किस प्राइस पे वैल्यू किया जाए. नॉर्मली स्टॉक कॉस्टिंग में किस प्राइस पे वैल्यू होता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट आई है उस प्रोडक्शन कॉस्ट पे क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होगा. तो ये एक थर्ड कॉन्सेप्ट. एक हम यहां बात कर रहे हैं सिंपल प्रोसेस की. सिंपल प्रोसेस का मतलब बनाओ, कॉस्ट पे ट्रांसफर मारो. फिर हम बात कर रहे हैं इंटरमीडिएट सेल की. थर्ड हमने बात की स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की, जो कि हर प्रोसेस में हो सकता है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर 4, अभी मैंने बोला कि जितना बन जाएगा वो पूरा नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर होगा, ये जरूरी नहीं.
तो जितना बनाना शुरू किया वो पूरा बन भी गया, क्या ये जरूरी है? मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। जितना प्रोडक्शन स्टार्ट किया क्या वो पूरा का पूरा आउटपुट में कन्वर्ट हो गया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो गया? नहीं सर, जरूरी नहीं है। जितना कन्वर्ट हो गया वो तो हमने P2 को दे दिया, लेकिन अभी भी कुछ माल अंडर प्रोसेस पड़ा है। और यदि अंडर प्रोसेस कोई स्टॉक है आपके पास, तो फिर अगेन प्रॉब्लम आएगी उसके वैल्यूएशन की, कि वर्क इन प्रोसेस में जो स्टॉक पड़ा है उसका वैल्यूएशन कैसे होगा, उसको वैल्यू कैसे करेंगे। तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 हमारे पास आता है वैल्यूएशन ऑफ WIP। एंड एट लास्ट हमने बोला ना, ये सब कॉस्ट सेंटर्स हैं, इसलिए अपना आउटपुट दूसरे को कॉस्ट पे ट्रांसफर कर रहे हैं। और अब मैं यदि बोल दूं कि नहीं ये तो प्रॉफिट सेंटर है, तो हर डिपार्टमेंट अपने आउटपुट की कॉस्ट में अपना मार्जिन ऐड करेगा और अपना आउटपुट अदर डिपार्टमेंट को, अदर प्रोसेस को कॉस्ट पे नहीं, प्रॉफिट पे ऐड करके, यानी ट्रांसफर प्राइस पे, इन शॉर्ट सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करेगा। यानी जो 50 रुपीज का प्रॉफिट यहां ऐड होता है, उसमें से उसका 10 रुपए का हिस्सा है तो 10 रुपए वो ऐड करेगा, 20 रुपए ये ऐड करेगा, 20 रुपए ये ऐड करेगा, हर डिपार्टमेंट में प्रॉफिट आ जाएगा। और जैसे ही ये अपना आउटपुट का वैल्यूएशन सेलिंग प्राइस पे करते, मान लो फिट ऐड किया, इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 180, 140 प्लस 40 का खर्चा, जिसमें ये अपना प्रॉफिट ऐड करता है 20 रुपए, तो इसके लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 230 इंस्टेड ऑफ 200, इट विल बी 230। और फिर ये 20 रुपए का अपना प्रॉफिट ऐड करता है, तो यहां जाके फिनिश गुड्स में कॉस्ट कितनी आएगी? 250, जिसमें इसका खर्चा ऐड होके मार्केट में सेल हो जाएगा 200। क्या प्रॉब्लम है? सिंपल ही दिख रहा है ना। उसके आउटपुट में वहीं प्रॉफिट ऐड करो और प्रॉफिट पे ट्रांसफर करो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कब आप बनाते हो, प्रॉफिट ऐड करते हो और सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करते हो, और ट्रांसफर होते होते फिनिश गुड्स में पहुंचता है और वहां जाके सेल हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम। और यदि सेल नहीं हुआ, स्टॉक तो कॉस्ट पे वैल्यू होना चाहिए, लेकिन इस डिपार्टमेंट में, जस्ट इस डिपार्टमेंट को देखते हैं, इसके पास जो आउटपुट है उस आउटपुट की कॉस्ट कितनी है? ये किस पे वैल्यू करेगा? इसकी कॉस्ट तो 180 है ना, इस डिपार्टमेंट की कॉस्ट तो 180 है ना। इसको तो रॉ मटेरियल इधर से इनपुट किस रेट पे आया था, और इसमें अपना 40 ऐड करके इसकी कॉस्ट कितनी है? इसकी कॉस्ट तो 180 है ना। तो ये तो कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा है भाई, गलत कहां कर रहा है? मेरी कॉस्ट तो 180 है, मैं P2 हूं, मेरी कॉस्ट तो 180 है, मैं तो 180 पे वैल्यू कर रहा हूं, मैं गलत कहां हूं? कोई गलती है? अरे एज अ डिपार्टमेंट कोई गलती है, एज अ प्रोसेस मेरी कोई गलती है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी तो एज अ होल कैलकुलेट होती है। और आपने अपने क्लोजिंग स्टॉक में एज अ होल वो प्रॉफिट ऐड किया है जो अभी तक रियलाइज नहीं हुआ। ये ऐड हुआ है सर, कमाया नहीं है। कमाएंगे कब? जब सेल होगा। तो इंटरमीडिएट प्रोसेस में यदि गुड्स सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर होती हैं, यदि आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस को सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर किया जाता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इंटरमीडिएट प्रोसेस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बच जाता है।
स्टॉक ही नहीं बचा तो प्रॉब्लम ही नहीं है, माल ही बिक गया, तो प्रॉफिट जो भी ऐड हुआ वो मिल भी गया, रियलाइज भी हो गया। लेकिन स्टॉक बचा हुआ है कहां कहां सर, यहां भी, यहां भी, यहां भी हो सकता है स्टॉक, और यहां जो स्टॉक बचे हुए हैं उन सब में प्रॉफिट ऐड होके आ रहा है। P2 के स्टॉक में P1 का प्रॉफिट है, P3 के स्टॉक में P1 P2 दोनों का प्रॉफिट है, और फिनिश गुड्स के स्टॉक में P1 P2 P3 तीनों का प्रॉफिट है, और वो अभी तक रियलाइज, वैल्यूएशन तो इन्होंने भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे किया होगा, लेकिन इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल जो था वो प्रॉफिट इंक्लूड होके आया था। यदि ये एक्सटर्नल से खरीदते तब तो वही कॉस्ट होती, लेकिन घर की घर में प्रॉफिट ऐड होके डाल रहे हो और बोल रहे हो कमा लिया, P1 खुश हो रहा है मैंने कमा लिया, कहां कमाया, कमाते तो तब जब आपका ट्रांसफर्ड आउटपुट वेयर हाउस में पड़ा नहीं होता, बिक चुका होता। तो हमें वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट हटाना पड़ेगा। ये आता है आपका ट्रांसफर एट सेलिंग प्राइस। ये टोटल 5 कॉन्सेप्ट हम इस प्रोसेस के चैप्टर में डील करेंगे। मेनली ये 5 तरह की सिचुएशंस को हम यहां डील करेंगे, जिनमें फर्स्ट 3 आर नॉट डिफरेंट वन, ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिमिलर, फर्स्ट 3 ऑलमोस्ट सिमिलर है। ये तो सिंपल प्रोसेस में एक छोटा छोटा एडिशन है। तो ओवरऑल बात करें तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट हैं, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट WIP वाला है, जिस पे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनने के। मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू की बात की, यहां तक बात क्लियर है। वापस प्रोसेस पे आते, क्या हो रहा है प्रोसेस में, इनपुट आ रहा है, पहले प्रोसेस में रॉ मटेरियल आ रहा है, लगी, ओवरहेड लगी, आउटपुट बना। अब रुको, 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 जो आउटपुट बना उसका क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर। लेकिन जितना इनपुट डाला क्या पूरा आउटपुट में आ जाएगा, वेस्टेज हो सकती है, वेस्टेज हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो नेक्स्ट वेस्टेज, और जब भी वेस्टेज की बात आती है तो मैं स्टार्ट से बोलता हुआ चल रहा हूं, वेस्टेज हमेशा 2 तरह की, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल। और जब भी वेस्टेज में नॉर्मल और एबनॉर्मल वेस्टेज की बात करते हैं तो फिर एक कॉन्सेप्ट जो स्टार्ट से डिस्कस किया हुआ है हमारा, नॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट का पार्ट होती है, एबनॉर्मल वेस्टेज P&L पे चार्ज होती है। पढ़ा है ये हमने, बहुत बार बात की है इसके बारे में। वो मेरी शर्ट का और कुर्ते का एग्जांपल सबके दिमाग में होगा, कटिंग नॉर्मल है और बीवी के धक्के से कट गई स्लीव एबनॉर्मल है। तो नॉर्मल वेस्टेज कॉस्ट का पार्ट होती है। और उसी एग्जांपल को वापस याद कर लो, उसी एग्जांपल को वापस याद करो कि हमसे 3 मीटर कपड़ा मांगा गया कि आपका कुर्ता 3 मीटर कपड़े में सिला जाएगा, 100 रुपए मीटर कपड़ा है, 300 रुपए लगेंगे। और जब हमने और जब हमने
बनने के बाद, सिलने के बाद उस कुर्ते को चेक किया तो उसमें कपड़ा कितना निकला, 2.5 मीटर। हमने कहा आधा मीटर किधर? बोला अभी रोक लेके आता हूँ। वो स्टोर रूम में गया और कटिंग ला के रख दी, ये रहा तेरा आधा मीटर कपड़ा। उसकी कॉस्ट कौन देगा? कस्टमर। यानी उस कपड़े का जो कॉस्ट लगा वो भी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है। हाँ बिल्कुल है। लेकिन मेरा अगला सवाल था उनसे, तुम क्या करोगे इसका? दो आंसर हो सकते हैं। कुछ नहीं करूंगा, कल कचरे की गाड़ी आएगी, कचरे वाला आया, कचरा निकाल, उसमें डाल दूंगा। ठीक है, मैं घर चला जाऊंगा। वो बोलता नहीं, इसको मैं बेचूंगा और उससे 20 रुपए मिलेंगे। अच्छा इसको बेचोगे? बोले हाँ। इससे कुछ मिलेगा? बोले हाँ, 10 रुपए तो मिल ही जाएंगे, वो मेरे हैं। मेरा स्क्रैप है ना, तो इसको बेच के कमाया तो मेरा है। उस अमाउंट से कॉस्ट को रिड्यूस करोगे? हाँ, करना पड़ेगा सर। तो नॉर्मल वेस्टेज का कॉन्सेप्ट वापस वही लाते हैं, कॉस्ट ऑफ नॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज की कॉस्ट, नॉर्मल वेस्टेज से मटेरियल जो नॉर्मल वेस्टेज में गया वो कॉस्ट का पार्ट है। और इससे हम क्या करते हुए आए हैं? इन्फ्लेट करते हुए आए हैं। हम आउटपुट को, क्वांटिटी को कम कर देते हैं और कॉस्ट उतनी ही रखते हैं, कॉस्ट इन्फ्लेट हो जाती है। लेकिन यदि उस नॉर्मल वेस्टेज को सेल करके स्क्रैप रियलाइज हो रही है तो वो स्क्रैप कॉस्ट को कम करेगी, रिड्यूस। इज इट क्लियर? परफेक्ट। नॉर्मल वेस्टेज, सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप विल रिड्यूस कॉस्ट। नॉर्मल वेस्टेज की सेल वैल्यू, स्क्रैप की सेल वैल्यू कॉस्ट को कम करेगी, सब्जेक्ट टू उसकी सेल वैल्यू है। क्योंकि नॉर्मल वेस्टेज के नेचर भी अलग अलग होते हैं। एग्जाम्पल बताया था, मार्बल की कटिंग होती है तो एक पीसेस निकलता है, एक पाउडर निकलता है। पाउडर क्या है? यूजलेस। पीसेस बिकते हैं। तो यदि पाउडर की फॉर्म में नॉर्मल वेस्टेज आया तो उसकी सेल वैल्यू 0। लेकिन पीसेस की फॉर्म में जो नॉर्मल वेस्टेज आया उसकी स्क्रैप वैल्यू हो सकती। ऑयल की लीकेज नॉर्मल वेस्टेज है लेकिन उससे कुछ भी रिकवर नहीं होता। स्पिरिट, इन सब का इवेपोरेशन वेस्टेज है लेकिन उससे रिकवर नहीं होता। ग्लास की ब्रेकेज क्वाइट पॉसिबल पीसेस की फॉर्म में सेल हो जाए, क्योंकि बड़े ग्लास के छोटे टुकड़े भी फ्रेम बनाने के काम में आते हैं। फोटो फ्रेम का फ्रेम छोटा ग्लास चाहिए, वहां से कटिंग करके काम में लिया जा सकता है, तो शायद स्क्रैप की फॉर्म में सेल हो जाए। तो इफ नॉर्मल वेस्टेज इज देयर, नॉर्मल वेस्टेज का पहला कॉन्सेप्ट, नॉर्मल वेस्टेज इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट। नॉर्मल वेस्टेज inflates the cost, but any scrap value realized from normally waste product will reduce the cost. कॉन्सेप्ट क्लियर है परफेक्टली? सब्जेक्ट टू दैट रियलाइज द स्क्रैप वैल्यू। तो बात ही खत्म हो गई। स्क्रैप वैल्यू मिलेगी तो कॉस्ट कम होगी, नहीं मिलेगी तो नहीं कम होगी। व्हाट अबाउट एबनॉर्मल वेस्टेज? चार्ज टू, अच्छा पहले नॉर्मल वेस्टेज पे एक बार वापस आ, चलो बाद में आएंगे, अभी बात छेड़ दी एबनॉर्मल की। तो एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वेस्टेज क्या है? एनी वेस्टेज ड्यू टू एनी एबनॉर्मल रीजन दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। नहीं, हमारे कंट्रोल में कौन सी वेस्टेज है? नॉर्मल। हाँ, हमारे कंट्रोल में
एबनॉर्मल है। नॉर्मल कंट्रोल में, अच्छा चलो नॉर्मल कंट्रोल में नहीं है तो एक दो नॉर्मल वेस्टेज की तारीफ में एक दो शब्द और याद कर लें। नॉर्मल वेस्टेज जो कि कंट्रोल में मतलब होगी ही होगी, तो कितनी होगी असेस की जा सकती है, एस्टिमेट की जा सकती है पास्ट रिकॉर्ड्स के बेसिस कि सर 100 kg मटेरियल डालता हूं, मुझे बोला 2 किलो लड्डू बनाने, मैं बेसन लेके आया, घी लेके आया, कढ़ाई में हिलाऊंगा, थोड़ा तो आजू बाजू गिरेगा, इतना संभाल के नहीं चलती है करची हमसे। तो सुनते हैं, यार घी बाहर गिर रहा है, अरे गिरेगा, नॉर्मल है, 1% जाएगा, वेस्टेज होगा, असेस किया जा सकता है। तो नॉर्मल वेस्टेज में बोल सकते हैं एस्टिमेटेड परसेंटेज, एस्टिमेटेड परसेंटेज पता होगी हमें इसकी कि कितना हो सकता है नॉर्मल वेस्टेज। भाई उन्हीं को बतानी पड़ेगी जिनका ये प्रोसेस है, वही अपने पास्ट एक्सपीरियंस से लेकर आएंगे। एस्टिमेटेड परसेंट ऑन किस पे, किस पे, इनपुट पे, ईदर ऑन इनपुट और ऑन थ्रूपुट। इनपुट पे, या तो इनपुट पे या थ्रूपुट पे। थ्रूपुट का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस इनपुट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस प्रोसेस से कितना आउटपुट पास ऑन हुआ उस पे नॉर्मल वेस्टेज। बट क्वेश्चन बताएगा, वो बताएंगे कि इनपुट का नॉर्मल वेस्टेज हम लेके चलते हैं या थ्रूपुट का। रॉ मटेरियल जितना डाला, जितना ओपनिंग लाए, जितना इनपुट दिया और जितना बच गया, यानी एक्चुअली जितना कंज्यूम हुआ उसका वेस्टेज, या फिर पूरे इनपुट का वेस्टेज, तो ये एस्टिमेटेड होता है इन एडवांस। अब एबनॉर्मल पे आते हैं। व्हाट अबाउट एबनॉर्मल? कंट्रोल कर सकते हैं, एबनॉर्मल रीजन की वजह से हो सकता है। अब इन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं है, हर चैप्टर में आएगा, हर बार बात करेंगे नॉर्मल एबनॉर्मल की। एबनॉर्मल वेस्टेज दैट कैन बी कंट्रोल्ड बट नहीं कर पाए इसलिए वेस्ट हुआ, और यदि एबनॉर्मली कुछ वेस्ट हुआ है तो उसका कॉस्ट, एबनॉर्मली वेस्ट मटेरियल का कॉस्ट हमें बियर करना, जितना उसमें अच्छा नॉर्मल कब पता चलता है कि होगा? स्टार्ट करने से पहले ही पता होता है। नॉर्मल किस में से होता है, मटेरियल में से, या उसमें वेजेस और ओवरहेड भी वेस्ट हो जाती है? मटेरियल वेस्ट होता है। बट एबनॉर्मल वेस्टेज का पता चलता है प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद। या सोचा था कि इतना बनेगा, 1000 यूनिट इनपुट में डाली, 5% वेस्टेज मान के चल रहे हैं। 1000 यूनिट इनपुट में डाली, 5% वेस्टेज मान के चल रहे हैं, 950 kg तो आउटपुट आना चाहिए था। बट एक्चुअली जो आउटपुट मेरे सामने रखा है किसी ने लाके, वो 900 kg ही है। तो ये 50 kg और कहां गया? ये तो नॉर्मल नहीं था, क्योंकि नॉर्मल तो हम मान के चल रहे थे 5% होगा, ये तो उस 5% से ज्यादा हो गया है। तो जितना भी एक्स्ट्रा आपका वेस्टेज हुआ वो एबनॉर्मल वेस्टेज है। और ये एबनॉर्मल वेस्टेज पता कब चल रहा है? आउटपुट निकलने के बाद। इसका मतलब इसमें मटेरियल भी लग गई, वेजेस भी लग गई, ओवरहेड भी लग गई, मेरी पूरी कॉस्ट वेस्ट हो गई। और ये जो मेरी पूरी कॉस्ट वेस्ट हुई है, ये मेरा लॉस है। मैं इसे कस्टमर पे चार्ज
नहीं कर सकता। तो मैं इस एबनॉर्मल की पूरी कॉस्ट निकाल के लॉस की तरह पी एंड एल में ट्रांसफर कर दूं, पूरी कॉस्ट। पूरी कॉस्ट किसकी? बचपन याद करो, कंसाइनमेंट पढ़ के आए थे, नॉर्मल वेस्टेज से इन्फ्लेट किया था, एबनॉर्मल की पूरी कॉस्ट निकाल ली थी, क्या उसे पूरी कॉस्ट को पी एंड एल में डाला था? यस, जितना इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया वो तो बच गया, बाकी यहां इंश्योरेंस कंपनी नहीं आएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी? फिनिश गुड्स में आती है ना इंश्योरेंस कंपनी, या रॉ मटेरियल में आती है। तो यहां कौन आएगा? यहां सेल ऑफ स्क्रैप आएगी। भाई जब नॉर्मल वेस्टेज बिक सकता है, तो एबनॉर्मल भी तो बिक सकता है। तो एबनॉर्मल को अलग निकाल लो, फिर उसमें से उसकी सेल वैल्यू रिड्यूस करो, बचा हुआ लॉस है वो जाएगा किसमें? मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आऊंगा तो चीजें अपने आप और अच्छी तरह समझ में आने लगेंगी। नहीं लगता, क्योंकि नॉर्मल पहले से ही पता होता है इतना वेस्ट होगा, तो हम उस पे काम करते ही नहीं। हम ये मान के चलते हैं कि इस पे कोई इतना तो वेस्ट है, इसलिए नॉर्मल वेस्टेज में, और नॉर्मल वेस्टेज में मुझे अलग क्या करना है? मेरा तो पूरा का पूरा कॉस्ट वेस्ट भी हो रहा है तो भी पार्ट ऑफ द कॉस्ट ही है। मुझे आइडेंटिफाई करके अलग तो निकालना ही नहीं है नॉर्मल का कॉस्ट। नॉर्मल का कॉस्ट तो कभी लेते ही नहीं है, कैलकुलेट ही नहीं करते। नॉर्मल का वैल्यूएशन होता है, और नॉर्मल का वैल्यूएशन किस पे होता है? स्क्रैप वैल्यू पे। जितना रिकवर होगा वही उसकी वैल्यू है। तो एबनॉर्मल की बात, एबनॉर्मल कॉस्ट ऑफ abnormal loss will be charged to P&L after reducing by sale value। एबनॉर्मल की जितनी भी कॉस्ट है P&L को चार्ज होती है सेल वैल्यू रिड्यूस करने सेल वैल्यू से रिड्यूस करने के बाद। और एबनॉर्मल लॉस क्या है? एबनॉर्मल लॉस क्या है? लॉस ओवर नॉर्मल, यानी यूं कह सकते हो एक्चुअल लॉस माइनस नॉर्मल लॉस इज एबनॉर्मल लॉस। आई थिंक बात क्लियर है यहां तक। इसी में एक और पॉसिबिलिटी बनती है, लॉस की तो बात कर रहे हो और नॉर्मल कहां से लाए थे? आपने नॉर्मल लॉस एस्टिमेट किया था कि इतना नॉर्मली वेस्ट होगा, लेकिन क्या जरूरी है उतना ही वेस्ट हो? कम भी तो हो सकता है, क्योंकि तो एस्टिमेटेड है और हमने अपना प्रोसेस बहुत तरीके से मैनेज कर लिया, और उस वजह से हमारा लॉस या वेस्टेज नॉर्मल जितना भी नहीं हुआ। तो एक नई सिचुएशन यहां अराइज होगी, एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल लिखा है, लॉस ओवर नॉर्मल। नॉर्मल, हम यहां एबनॉर्मल लॉस किसे बोल रहे हैं? बस हम यहां एबनॉर्मल लॉस किसे बोल रहे हैं? हम यहां प्रोसेस का एबनॉर्मल लॉस बोल रहे हैं उस एक्चुअल लॉस को जो हमारे एस्टिमेशन से भी ज्यादा हो गया। जितना हमारा एस्टिमेशन था वो नॉर्मल लॉस है,
और द एक्चुअल लॉस हमारे एस्टिमेशन से ज्यादा हो गया, तो वो एबनॉर्मल है। मैं सोच के चल रहा हूं कि 1000 के इनपुट पे 10% नॉर्मल वेस्ट होता है, तो 900 का आउटपुट आना चाहिए, और दी वेस्ट यानी 100 यूनिट वेस्ट होनी चाहिए, लेकिन यदि 100 से 10 यूनिट भी ऊपर वेस्ट हुई है, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि वो मेरे एस्टिमेशन के बियॉन्ड चला गया। बट मेरा एक्चुअल आउटपुट मेरे एस्टिमेटेड आउटपुट से ज्यादा निकल रहा है। मेरा एस्टिमेटेड आउटपुट क्या होगा? इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, ये मेरा एस्टिमेटेड आउटपुट है। भाई जितना इनपुट डाला उसमें से जितना नॉर्मल वेस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो वो हटा दो, बाकी तो आउटपुट आएगा, और आउटपुट उससे कम आया तो एबनॉर्मल वेस्ट हो गई। लेकिन यदि मेरा एस्टिमेटेड आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट ज्यादा आ गया, मतलब जो नॉर्मली लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना नहीं हुआ, लेकिन नॉर्मल लॉस तो एस्टिमेटेड होता है, पहले से ही प्री डिटरमाइंड होता है, और अकाउंट फॉर भी कर दिया जाता है, रिकॉर्ड भी कर दिया जाता है। नॉर्मल लॉस कब रिकॉर्ड किया जाता है? वापस बोल रहा हूं, इन द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। और एबनॉर्मल का पता कब चलता है? आफ्टर द प्रोडक्शन। तो मैं तो नॉर्मल रिकॉर्ड कर चुका हूं सर, 1000 का इनपुट डाला, 100 नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड कर चुका हूं, मेरे हिसाब से आउटपुट कितना आना चाहिए? और मेरा एक्चुअल आउटपुट आ गया 940। अब ये मत बोलो कि नॉर्मल लॉस 60 हुआ है, क्योंकि नॉर्मल लॉस तो 100 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, क्योंकि मैं बार बार प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करते वक्त अपने नॉर्मल लॉस को वेरी करना नहीं पॉसिबल है मेरे लिए। प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है मैं ये बोलूंगा, मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा नॉर्मल लॉस कम हुआ है। एक्चुअली तो नॉर्मल लॉस कम हुआ है, लेकिन प्राइस इन्फ्लेट करने की जब बात आ रही है, कॉस्ट को इन्फ्लेट करने की जब बात आ रही है, मैं नॉर्मल लॉस 100 ही मानूंगा। तो मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि कॉस्टिंग में हर बार कॉस्ट या सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करने के लिए मैं बार बार नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन के लिए प्रोडक्शन प्रोसेस पूरे होने तक वेट करूं। मैं तो प्री डिटरमाइन लेके जाऊंगा नॉर्मल लॉस। तो सर अब इसका क्या करें? बोले वो तो नॉर्मल लॉस तो गया, प्राइस इन्फ्लेट कर गया। अब आपके पास ये जो 40 एक्स्ट्रा आया है, इसे आप एबनॉर्मल गेन मानो। तो यार गेन है तो ये भी कहां जाएगा? कॉस्ट पे, इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे, सब इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे आएगा। एबनॉर्मल लॉस भी इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे आएगा, एबनॉर्मल गेन भी इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे आएगा, और इसे इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे इस एबनॉर्मल गेन को उठा के भेज देते हैं प्रॉफिट, है ना? बट रुको, एक गड़बड़ है। नॉर्मल लॉस कितना रिकॉर्ड किया? और नॉर्मल लॉस हमने क्या बोला था? वैल्यूएशन किस पे होगा? स्क्रैप पे कर दिया। लेकिन जब इसे बेचने जाएंगे तो बेचोगे कैसे? 100 थोड़ी पड़ी है आपके पास स्क्रैप यूनिट, बिकेगी कितनी? बिकेगी तो 60, क्योंकि एक्चुअली जो स्क्रैप पड़ा है, जो वेस्टेज निकल के आया है, वो 60 यूनिट का ही तो आया है। 40 यूनिट तो नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं, 100 तो अज्यूम्ड है ना। एक्चुअली नॉर्मल लॉस कितना हुआ है? तो मार्केट में स्क्रैप कितने का बिकेगा? 60 यूनिट का नहीं, 60 यूनिट का बिकेगा, 40 का है, गेन में पड़ा है। तो ये गेन वाला 40 बेचते वक्त नॉर्मल में एडजस्ट होगा। गेन निकाल के अलग रख दिया, नॉर्मल निकाल के अलग रख दिया। नॉर्मल वाले स्क्रैप को बेचने गए, याद आया ये तो बिक ही नहीं सकता, इसमें 40 तो कहां पड़ा है? वो गेन वाले में पड़ा है। बोले गेन वाले से इधर एडजस्ट करो,
डबल एंट्री मारो, गेन से इधर नॉर्मल लॉस को सेट ऑफ करो। आप ऐसे कैसे नॉर्मल 100 मान रहे हो? बोले नहीं, इन्फ्लेशन इन्फ्लेट करने के लिए तो 100 मान लिया चलेगा, लेकिन बेचते वक्त तो 100 नहीं है ना, तो एबनॉर्मल से एडजस्ट करो। बताऊंगा एडजस्ट कैसे करेंगे, बात करेंगे। हो ही नहीं होगा ना, तो प्रॉफिट है ना। क्या पूरे एबनॉर्मल गेन जितना प्रॉफिट हो रहा है? नहीं, वो प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि उसमें से 40 यूनिट का जो एबनॉर्मल गेन हुआ उसकी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी नहीं, उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलेगी। 100 यूनिट जो आप ऊपर मान के चल रहे हो नॉर्मल लॉस, कितनी यूनिट मान रहे हो? 100। 60 तो मार्केट में बिकेंगी, 40 मार्केट में, लेकिन आपने तो इसकी वैल्यू पूरी 100 की ले ली। ये 40 मार्केट में नहीं बिकेगी, तो ये कहां से आएंगी? ये एबनॉर्मल गेन में पड़ी है, वहां से एडजस्ट हो, उतना पार्ट नहीं जाएगा। सेल वैल्यू ऑफ स्क्रैप जितना पार्ट नहीं जाएगा, कॉस्ट तो स्क्रैप वैल्यू से ज्यादा ही आएगी, बचा हुआ जाए। यस, अभी इस पे और चर्चा करेंगे। अभी मैं सिर्फ वापस बोल रहा हूं, ओवरव्यू, कॉन्सेप्ट एक बार समझ लें, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आएंगे। बात क्लियर हुई? एबनॉर्मल गेन क्या है? इफ एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल लॉस या एक्चुअल वेस्टेज इज लेस देन नॉर्मल, it is considered as abnormal gain. It will be valued at cost. हो, inflated cost, correct? It will be valued at cost. इसे भी कॉस्ट पे वैल्यू किया जाएगा, यानी ये बोल सकते हैं नॉर्मल लॉस माइनस एक्चुअल लॉस इज एबनॉर्मल गेन। यहां तक मेरी बात क्लियर? तो वापस इनपुट आया, इनपुट पे काम हुआ, वेजेस लगी, ओवरहेड लगे, काम करते करते कुछ नॉर्मली वेस्ट हो गया, उसको हटा दिया, कुछ एबनॉर्मली वेस्ट हो गया, उसको भी, बाकी बचा हुआ आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर कर दिया। एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किस पे हुआ? एबनॉर्मल लॉस का वैल्यूएशन किस पे किया? कॉस्ट पे, इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे। एबनॉर्मल गेन का वैल्यूएशन किस पे हुआ? कॉस्ट पे। और आउटपुट जो नेक्स्ट प्रोसेस को जाएगा उसका वैल्यूएशन किस पे होगा? इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे। सबका वैल्यूएशन किस पे हो रहा है? कॉस्ट पे। कॉस्ट कैसे निकलेगी? कौन सी कॉस्ट? इन्फ्लेटेड कॉस्ट। इन्फ्लेटेड कॉस्ट कैसे निकालोगे? यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो इन्फ्लेटेड कॉस्ट आप खुद निकाल दोगे बड़े आराम से। टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, सेल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय कौन सी यूनिट? इनपुट यूनिट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। बहुत बढ़िया,
कौन सा फॉर्मूला चाहिए यार, लॉजिक चाहिए। टोटल कॉस्ट कितनी लगी, कॉस्ट वापस वही, यूनिट में से तो यूनिट कम कर दी जाती है लेकिन कॉस्ट कम नहीं, लेकिन स्क्रैप बिका उससे कॉस्ट कम होती। तो टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी और जो इनपुट था उसमें से नॉर्मल लॉस यूनिट माइनस कर दी, इन्फ्लेटेड कॉस्ट पर यूनिट आ गई मेरे पास। एग्जैक्टली एंड ऑफ द प्रोसेस पे पता चलेगा अनडाउटेडली, इन्फ्लेटेड कॉस्ट प्रोसेस के एंड में ही पता चलेगी। डन। मैं किसी भी लेजर का कोई फॉर्मेट नहीं देना चाहता, मैं सीधा एक क्वेश्चन लेना चाहता हूं और उस क्वेश्चन से आपको इस पूरे नॉर्मल लॉस के कॉन्सेप्ट, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन, अकाउंटिंग ऑफ प्रोसेस, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन एक ही क्वेश्चन से खत्म कर दूंगा। यहां तक किसी को कुछ पूछना है तो बोलें, देन आई विल स्टार्ट। चेक कर लो पूरा एक बार और देखो किसी को कुछ पूछना है। है कोई सवाल? नहीं? आइए समझते हैं क्वेश्चन को। A product passes through two processes. The output of process 1 input of process 2 and the output of process 2 is transferred to warehouse to sell finished goods. The quantity of raw material introduced in process 1 is 20,000 kg at the rate of 10 rupees per kg. ये इनपुट हो गया पहले प्रोसेस का। 20,000 kg फर्स्ट प्रोसेस में इनपुट डाला 10 रुपी पर केजी की रेट पे। The cost and other data is direct material, labor, overhead, process 1 and 2 के given है। Normal loss is 8% in process 1 and 5% in process 2 of input. Nothing is specified, then we will assume normal loss will be on input, process के input पे। प्रोसेस का आउटपुट कितना आया वो इन्होंने बता दिया, तो हमें एस्टिमेटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट से पता चल जाएगा। देन लॉस रियलाइजेशन पर यूनिट, यानी जो भी लॉस हुआ है वो पर यूनिट कितने में बिकेगा, इट इज सॉर्ट ऑफ स्क्रैप वैल्यू। 2 रुपीज पर यूनिट इन प्रोसेस 1 एंड 3 रुपीज पर यूनिट इन प्रोसेस 2। सेलिंग प्राइस फिक्स करते हैं हम 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस से प्रोसेस अकाउंट बना। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया, स्टार्ट करो। पहले बनाएंगे
प्रोसेस वन अकाउंट। अब यहाँ अकाउंट बनाने का तरीका भी समझ लें। बट कॉलम हो जाएंगे दो, यूनिट, अमाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट, पर्टिकुलर, यूनिट, अमाउंट। तो फॉर्मेट देने का मुझे फॉर्मेट देने का बिलीव नहीं है, फॉर्मेट देने में मज़ा नहीं आता। सीधे सीधे चीज़ों को प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हुए चलें, कॉन्सेप्चुअली अप्लाई करते हुए चलें, अपने आप फॉर्मेट वॉर्मेट सब बन जाता है। लेजर बोल रहा हूँ तो डेबिट क्रेडिट पता है, ऑब्वियसली क्वांटिटी अफेक्ट करेगी तो क्वांटिटी का एक कॉलम चाहिए हमें। सिंपल जर्नल एंट्री वाला कॉन्सेप्ट। कॉस्ट हमेशा डेबिट होती है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। तो यहाँ भी जो रॉ मटेरियल आएगा डेबिट होगा, वेजेस लगेगी डेबिट होगी, ओवरहेड लगेंगे डेबिट होंगे। कर दो टू इनपुट, 20,000 यूनिट का इनपुट डाला है 10 रुपए की रेट पे, डेबिट हो गया। फिर कुछ मटेरियल लगा है इसमें, देखो इसमें 60,000 का मटेरियल है, 40,000 का लेबर है और 39,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड है। तीनों कॉस्ट का पार्ट है। अब इसमें यूनिट नहीं है तो डायरेक्ट अमाउंट आ गया, टू डायरेक्ट लेबर, टू प्रोडक्शन ओवरहेड। यहां तक क्लियर है? इस प्रोसेस को बनाने, इस प्रोसेस में काम करने के लिए इनपुट आया डेबिट, मटेरियल लगा कॉस्ट का पार्ट है डेबिट, लेबर लगी कॉस्ट का पार्ट है डेबिट, ओवरहेड लगा कॉस्ट का पार्ट है डेबिट। नॉर्मल वेस्ट होते ही क्या करते हैं, यूनिट तो कम कर देते हैं और कॉस्ट उतनी रहती है, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू से कॉस्ट भी कम करते हैं। डेबिट को कम करने के लिए बाय नॉर्मल लॉस, डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करेंगे तो नॉर्मल लॉस को यहां क्रेडिट कर देते हैं। यूनिट कितनी, कितना नॉर्मल लॉस बोला इसने, बोला 8% ऑफ इनपुट और 2 रुपए में बिकेगा। 8% ऑफ इनपुट और 2 रुपए में बिकेगा, तो इनपुट का 8%, 20,000 का 8%, 1600, और वैल्यूएशन होगा ₹2 पर यूनिट पे, 3200 रुपीज। तो डेबिट की यूनिट कम हो गई, डेबिट की कॉस्ट भी स्क्रैप वैल्यू से कम हो गई। भाई स्टेटमेंट बनाता तो माइनस करता ना, लेजर बना रहा हूं तो डेबिट क्रेडिट चलेगा मेरा। अब चेक करो एबनॉर्मल लॉस हुआ है या गेन हुआ है या कुछ भी नहीं हुआ, तो आपके हिसाब से कितना आउटपुट आना चाहिए था? 18,400 का आउटपुट होना चाहिए था। 20,000 का इनपुट, उसमें से 1600 की नॉर्मल वेस्टेज एस्टिमेटेड थी, तो आउटपुट शुड बी 18,000, एस्टिमेटेड आउटपुट 18,400, बट द एक्चुअल आउटपुट इज 400 यूनिट। कहां गए 400 केजी? एबनॉर्मल लॉस हो गया। नीचे दिखा देते हैं, एक्सपेक्टेड आउटपुट
इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस। एक्चुअल आउटपुट ये बात क्लियर है? देखो, हमें याद करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है ना, मुझे करवाने का और आपको भी करने का नहीं है। आदत हो चुकी है इस चीज़ की अब मेरे साथ रहते रहते कि कॉस्टिंग अकाउंट्स हो या कुछ भी प्रैक्टिकल चीज़ें हो, चीज़ें समझ में लोगे तो बहुत आसान रहोगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही आएंगे, ज़रूरी नहीं। तो यहाँ बैलेंसिंग फिगर से निकाल लो, ये कर लो, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पहले एबनॉर्मल लॉस पता होना चाहिए, और वो इजीली समझ में आ रही है बात। इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, एक्सपेक्टेड आउटपुट था, एक्चुअल उससे कम आया, बाकी कहाँ गया? एबनॉर्मल वेस्ट हो गया। और एबनॉर्मल वेस्ट यूनिट को यहां से निकाल के अलग रख दें। निकाल दो। अलग निकालने के लिए क्या करोगे? डेबिट का क्रेडिट। अलग निकालने के लिए उसको भी कितनी यूनिट अलग निकाल दूं? किस रेट पे? इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे। वो अभी पता नहीं है, इंतजार करते हैं। यहां नहीं करना है, यहां से तो निकाल के भेज दो। जैसे हमने कंसाइनमेंट में सीखा था कि कंसाइनमेंट अकाउंट में एबनॉर्मल लॉस की सेल वेल कुछ मत दिखाओ यार, कंफ्यूजन होता है। निकालो, भेज दो, उसका अलग अकाउंट खोल दो, वहां जाके बेच लेंगे उसको। तो यहां से तो एबनॉर्मल लॉस को निकालो और अलग अकाउंट में डाल दो, मतलब एबनॉर्मल लॉस वहां डील होगा। अकेला एक ही तो एबनॉर्मल नहीं है, और भी प्रोसेस होंगे, वहां से भी आएगा। यहां से निकाल दो, यहां से नॉर्मल को भी अलग निकाल दो, यहां से एबनॉर्मल को भी अलग निकाल दो, उनको उनके सेपरेट अकाउंट में भेज दो, उनके साथ जो करना वहां करेंगे। ठीक है, यहां शुद्ध यूनिट, गुड यूनिट को रखो। डिफेक्टिव को अलग निकाल देते हैं, उनको अलग कमरे में भेजते हैं, वहां निपटेंगे उनसे, देखते हैं क्या करना है उनका। तो कॉस्ट निकाल लें अब। अच्छा, आउटपुट कितना आया? 18,000। ये आउटपुट किधर जाएगा? नेक्स्ट प्रोसेस को भेज दिया जाएगा। भेज दो, बाय प्रोसेस 2। और ये भी कॉस्ट पे जाएगा, इसको भी कॉस्ट लानी है, लेके आते हैं अब कॉस्ट। ये बनेगा हमारा लेजर। अब इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बता दो, फॉर्मेट सामने आ गया। फॉर्मेट समझ में आ गया? सारी कॉस्ट लाके डेबिट करनी है, और उस कॉस्ट में से जो नॉर्मल लॉस हुआ, एबनॉर्मल लॉस हुआ, वो निकाल देने का है। नॉर्मल लॉस स्क्रैप वैल्यू पे निकाल देने का है, एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे निकालना है, और बचा हुआ नेक्स्ट प्रोसेस को कॉस्ट पे ट्रांसफर कर देने का है। यूनिट तो मैच हो गई दोनों तरफ। 20,000 का इनपुट दिया था, 20,000 का असेसमेंट मिल गया। कॉस्ट निकालने, कॉस्ट पर यूनिट। हमारी टोटल कॉस्ट लगी है 3,39,000। 3,39,000 टोटल कॉस्ट है। 3,39,000, इसमें से स्क्रैप वैल्यू की सेल हटा दें। इनपुट दिया था 20,000, इसमें से नॉर्मल लॉस हटा दें। करेक्ट। 18.25 पर केजी, ये आपकी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। किसी को कोई शक हो तो बोले। नॉर्मल की यूनिट्स और नॉर्मल की वैल्यू माइनस की ना बेटा ऊपर।
हाँ, नॉर्मल की स्क्रैप वैल्यू, नॉर्मल का वैल्यूएशन स्क्रैप वैल्यू पे, एबनॉर्मल का वैल्यूएशन कॉस्ट पे। तो नॉर्मल का स्क्रैप वैल्यू माइनस हो गया और नॉर्मल की यूनिट माइनस हो गई, 18.25 की रेट आ गई। इस 18.25 पे एबनॉर्मल का वैल्यूएशन भी कर दो, थ्री लैख। बैलेंसिंग फिगर समझ में नहीं आता मेरे को, कैलकुलेशन समझ में आती, आ गई ना कैलकुलेशन, बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर से निकाल दो, क्यों निकालना है? हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बस यहाँ पे, ये जो रेट आ रही है, ये जो कॉस्ट आती है, यदि ये राउंडेड ऑफ नहीं आती है तो फ्रैक्शनल डिफरेंस आएगा। यदि 18.25338 होती तो फिर आपका वैल्यूएशन में फ्रैक्शनल डिफरेंस, तब आप यहाँ पे एक बार टोटल चेक करके उस फ्रैक्शनल डिफरेंस को प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर कर रहे हो ना, उसमें एडजस्ट कर, उसमें एडजस्ट कर देना, प्रोसेस 2 में जो ट्रांसफर कर रहे हो ना उसमें एडजस्ट कर देना। अकाउंट मैच तो होना चाहिए ना, डेबिट क्रेडिट, तो वहां पे एडजस्ट होगी। प्रोसेस 1 कंप्लीट, 2 बनाओ, 2 बनाओ। प्रोसेस 2 में इनपुट कहां से आया? प्रोसेस 1 से। टू प्रोसेस 1 18,000 का इनपुट आया है, 3,28,500 की कॉस्ट पे। 18,000 केजी का इनपुट आया है 328,500 की कॉस्ट पे। और यहाँ कौन कौन सी कॉस्ट लगी है सब डेबिट कर देते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्रोडक्शन, ओवरहेड। 40, 30, 42, 50। इसमें भी नॉर्मल लॉस हुआ है, निकाल दो बाहर। कितना? यहां पे नॉर्मल लॉस हुआ है कितना? 5% ऑफ इनपुट। इनपुट का 5% 900, और सेलिंग प्राइस है स्क्रैप की 3 पर केजी 2,700 रुपीज। सिंपल। पहले चेक कर ले, एस्टिमेटेड आउटपुट इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस, एक्चुअल आउटपुट 17,400 केजी। सर ये तो एस्टिमेटेड से ज्यादा आउटपुट आ गया। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये क्या है? एबनॉर्मल गेन। 300 यूनिट का एबनॉर्मल गेन आ रहा है।
प्रोडक्शन कितना ट्रांसफर होगा नेक्स्ट प्रोसेस को? वेयर हाउस को 17,400 ट्रांसफर होगा एट इन्फ्लेटेड कॉस्ट। गेन का क्या करूं? डेबिट करेंगे ना भाई गेन को, क्योंकि नॉर्मल लॉस जो माइनस कर दिया वो ज्यादा कर दिया है, तो उसको काट के तो कम कर नहीं सकता। तो एबनॉर्मल लॉस को एबनॉर्मल गेन को डेबिट कर देते हैं। एबनॉर्मल गेन गेन है ना, गेन तो क्रेडिट होते हैं और प्रोसेस में आके डेबिट हो जाएगा। चलो किस पे? कॉस्ट पे। इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे कॉस्ट निकाल देते हैं। कॉस्ट पर केजी, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 4,38,750 माइनस वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस 2,700 डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। रेट आ गई आपकी 25.5 पर केजी। कर दें वैल्यूएशन? सेवन सिक्स फाइव जीरो यस। कोई डाउट? पक्का? अब यहां से आउटपुट किसको गया? वेयर हाउस में जाके क्या करेंगे? सेल, प्रॉफिट ऐड करके, और एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस हो तो, जो कि है नहीं, तो इसकी सेलिंग प्राइस बता सकते हैं। कॉस्ट क्या आई फाइनली? 25.5 एड प्रॉफिट। सर ये प्रॉफिट बोल रहा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, 1/5 ऑन सेल, तो 25% ऑन कॉस्ट। 25% ऑन कॉस्ट, 13 पॉइंट। प्रॉफिट कितना बेटा? 31.875, it's your selling price per kg। बोलो कोई डाउट है? सिंपल प्रोसेस बोला ना, तो सिंपल ही होगा ना, ये एक्चुअली इतना सिंपल है। अकाउंटिंग प्रोसीजर समझ में आ गया, वैल्यूएशन प्रोसीजर समझ में आ गया, कॉस्ट कैलकुलेशन क्लियर है।
दिस इज इट अबाउट द नॉर्मल प्रोसेस। अरे वो तीन अलग कमरे में भेजे थे ना तीन लोगों को, चले उनको निपटा के आए। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, ये तीनों अलग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलो उन तीनों के लेजर बना लेते हैं। नॉर्मल लॉस अकाउंट, बिल्कुल बेटा, प्रॉपरली तीनों को अलग कमरे में उस प्रोसेस में से अलग निकाल दिया। बोले इनका काम अलग निपटाएंगे तो इनको अलग लेके चलते हैं और इनका अलग अकाउंट बनाते हैं और यहाँ पे इनको समझते हैं कि इनको क्या करना है। एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन। ओके, तो सबसे पहले तो उनको वहां से निकाला है, तो यहाँ लाओ डबल एंट्री से। तो नॉर्मल लॉस प्रोसेस में क्रेडिट किया था, तो नॉर्मल लॉस के अकाउंट में डेबिट करेंगे डबल एंट्री से टू प्रोसेस वन एंड टू प्रोसेस टू। प्रोसेस वन से लेकर आए थे हम 1600 यूनिट एट द वैल्यू ऑफ 3200 रुपीज, और टू से लेकर आए थे हम 900 यूनिट एट द वैल्यू ऑफ 2700 रुपीज। वैसे स्टेज पे डबल एंट्री बताने की जरूरत मुझे है नहीं, वहां एंट्री की है नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस, तो प्रोसेस में पोस्टिंग हो गई बाय नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस में पोस्टिंग हो गई टू प्रोसेस। एबनॉर्मल लॉस को भी ले आओ यहाँ पे, टू प्रोसेस वन कितना यूनिट आया था 400 यूनिट एट द वैल्यू ऑफ 7300। गेन को भी ले आओ बाय प्रोसेस टू 7650, 300 यूनिट एट द रेट ऑफ एट द वैल्यू ऑफ और एट द कॉस्ट ऑफ 7650। यहां तक आ गए सब। अब सबसे पहले नॉर्मल लॉस को निपटा देते। प्रोसेस वन में 1600 यूनिट स्क्रैप हुई थी, नॉर्मली स्क्रैप हुई थी। क्या फिजिकली ये स्क्रैप पड़ा है आपके पास? हाँ, बेचेंगे? हाँ, बेचो। बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस। बेचने की एंट्री क्या होती है? कैश मिलेगी, किसकी मिल रही है? नॉर्मल लॉस की, लॉस कम हो जाएगा। बाय बैंक,
बाय बैंक प्रोसेस वन की कितनी यूनिट बिकेंगी? 1600। किस रेट पे बिकेंगी? 2 रुपीज पे, 3200 रुपीज में। प्रोसेस टू, प्रोसेस टू की नॉर्मल लॉस यूनिट है, बेचने चलें? नहीं बिकेंगी, 900 नहीं बिकेंगी, 600 ही बेच पाएंगे, क्योंकि नॉर्मल लॉस एस्टीमेट तो 900 यूनिट का किया था, लेकिन हमें यहाँ पे 300 का एबनॉर्मल गेन हो गया था। तो एक्चुअली जो यूनिट वेस्ट हुई वो कितनी हुई? 600 ही वेस्ट हुई है। तो यदि मैं इनको बेचने जाऊंगा तो मैं 600 ही बेच पाऊंगा। बेच दो। बाय बैंक P2 at the rate of 3, 600, 1800। अरे तो 300 कहाँ है? 300 यूनिट कहाँ पड़ी है? एबनॉर्मल गेन में, उधर से एडजस्ट करो। बाय एबनॉर्मल गेन, सेलिंग प्राइस पे करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन तो सेलिंग प्राइस पे किया है मैंने नॉर्मल लॉस का। नॉर्मल लॉस की ये 300 यूनिट का वैल्यू किस पे रखा था? सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस पे एडजस्ट करूंगा उधर ले जाके। ये अकाउंट तो क्लोज हो गया। डबल एंट्री इस एबनॉर्मल गेन की, डबल एंट्री एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में, टू नॉर्मल लॉस 300 यूनिट 900। नॉर्मल लॉस की डबल एंट्री कर दी, यूनिट खत्म हो गई एबनॉर्मल गेन वाली, लेकिन पैसा बचा है, प्रॉफिट तो हुआ है, P&L में ट्रांसफर कर दो। टू कॉस्टिंग P&L। नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल गेन की जो भी यूनिट्स हैं वो यूनिट्स सेल प्राइस ऑफ स्क्रैप वैल्यू पे नॉर्मल लॉस से एडजस्ट होंगी, और बैलेंस ऑफ एबनॉर्मल गेन P&L में ट्रांसफर होगा। ऑल गुड। अब आते हैं एबनॉर्मल लॉस यूनिट्स में। प्रोसेस वन में 400 यूनिट एबनॉर्मली वेस्ट हुई थी, स्क्रैप है, बिक सकती हैं। जब नॉर्मली स्क्रैप यूनिट बेची है तो एबनॉर्मली स्क्रैप यूनिट भी तो मार्केट में बिकेंगी। किस प्राइस पे? स्क्रैप वैल्यू पे, बेच दो। बाय बैंक किस रेट में? प्रोसेस वन में 2 रुपए की रेट पे। ये 400 यूनिट 2 रुपए की रेट पे स्क्रैप की फॉर्म में बिक गई। कॉस्ट तो इन 400 यूनिट की 7300 थी, जिनसे 800 रुपए स्क्रैप की फॉर्म में रिकवर हो गए, बाकी लॉस है। बाय कॉस्टिंग P&L, 6500 रुपीज। नहीं नहीं, वो P&L में सेट ऑफ हो जाएगा ना यार जाके। यहाँ पे एक लॉस है उससे भेज दिया, एक प्रॉफिट हुआ उसे P&L में भेज दिया, माल बिकेगा बिकेगा उसका प्रॉफिट भी तो वहां पहुंचेगा, फिनिश गुड से P&L बनेगा। जो आउटपुट बिकेगा उसका प्रॉफिट भी तो वहां आएगा, उस प्रॉफिट में से ये प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाएंगे, और भी कई चीजें आएंगी जो P&L में जाके फाइनल।
यहाँ पे तो सिंपल प्रोसेस था ना, इंटरमीडिएट प्रोसेस होता तो वहां से भी प्रॉफिट निकल के आता, अनरियलाइज प्रॉफिट होगा तो उसका भी एडजस्टमेंट होगा, वो सब वहां पीएनडल में कर ले। प्रोसेस क्लोज। ये है सिंपल प्रोसेस। और इस मैंने आपको ये बोला कि मैं एक ही एग्जांपल से आपको पूरा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस के अकाउंट सब क्लियर कर दूंगा। मुझे अभी एक बार क्लियरली बताइए, डबल एंट्री के थ्रू पूरा प्रोसेस समझ में आ गया? वापस रिवाइज करते हैं। प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे, जितना भी कॉस्ट लगा डेबिट करेंगे, नॉर्मल लॉस एट क्रेडिट करेंगे एट स्क्रैप वैल्यू, एबनॉर्मल लॉस क्रेडिट करेंगे एट इन्फ्लेटेड कॉस्ट, और आउटपुट भी क्रेडिट करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस को ट्रांसफर करने के लिए इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे। एबनॉर्मल गेन आ गया, डेबिट करेंगे एट इन्फ्लेटेड कॉस्ट। फिर इनके अकाउंट में जाएंगे और वहां जाके एबनॉर्मल गेन यूनिट्स को, एबनॉर्मल गेन यूनिट्स को स्क्रैप वैल्यू पे नॉर्मल लॉस से एडजस्ट कर देंगे। एक्चुअली स्क्रैप्ड यूनिट जो कि नॉर्मल लॉस की हैं उन्हें सेल कर देंगे। एबनॉर्मल गेन के अकाउंट में जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट है, पीएनडल में ट्रांसफर करेंगे। एबनॉर्मल लॉस में जितने भी यूनिट आई उन्हें पहले स्क्रैप की फॉर्म में सेल करेंगे, और जो डिफरेंस है वो लॉस है उसे पीएनडल में ट्रांसफर। फिनिश गुड्स में जाएंगे, वहां इनपुट लाएंगे और वहां सेल करेंगे, और वहां से सेल का प्रॉफिट भी पीएनडल में ट्रांसफर कर दें। कोई डाउट? क्लियर है सारी बातें? ये आपके स्टडी मटेरियल का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें कुछ भी नहीं, विदाउट एनी लॉस एंड नथिंग इज देयर। प्रोसेस 1 कॉस्ट, प्रोसेस 2 कॉस्ट, प्रोसेस 3 कॉस्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 85,000 अपॉर्शनड ऑन द बेसिस ऑफ वेजेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉमन होते हैं, टोटल होते हैं, उसे 3 प्रोसेस में वेजेस के रेशो में डिवाइड कर देना है। चलो सर, a product passes through process 1 and 2, material issued to process 1 40,000, wages, manufacturing overhead, normal loss 5%, 4,550 unit of output were processed, produced for to process 2, no opening stock। प्रोसेस 1 में रॉ मटेरियल कितना डाला? 5,000। क्यों, क्या ही करना है? इनपुट, इनपुट की कॉस्ट, फिनिश आउटपुट, नॉर्मल लॉस, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60% ऑफ वेजेस, और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 20% ऑफ वेजेस। स्क्रैप की रियलाइजेबल वैल्यू, सेलिंग प्राइस फिक्स की है 15% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, कर चुके। सिंपल प्रोसेस। यू हैव 3 क्वेश्चंस इन योर स्टडी मटेरियल एंड आई थिंक इनमें कोई इशू नहीं है, कंप्लीट कर लीजिएगा। कल मैं अभी इसी पे बात और करूंगा
सिंपल प्रोसेस मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट दिया था। आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, सेकेंड है इंटरमीडिएटरी सेल, और एक है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक। उस पे कंप्लीट करेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ। नया कुछ भी नहीं करना, उन दो का ट्रीटमेंट समझना है, एंड देन वी विल मूव ऑन WIP वाला पार्ट। ठीक है, ओके देन, बाय, थैंक यू।